जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और थीम्स एनसीईआरटी के हिस्ट्री डिस्कशन में आपका स्वागत है। सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर यानी भक्ति सूफी ट्रेडिशन पर हम बात कर रहे हैं और लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीर सेवा ट्रेडिशन पर अपना डिस्कशन एंड किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर करी। साथ ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कवर किया। तो उम्मीद है आपने लास्ट की वीडियो ज़रूर देखी होगी। नाउ आज हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को और नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस फर्मेंट को समझेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाले पीरियड में, तो इस टाइम पीरियड में हमने साउथ इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी, जिनमें नैनार और अलवार भक्ति सेंट्स का पर भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। अब देखिए, इसी टाइम पीरियड में अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की वर्शिपिंग की जा रही है टेम्पल्स में, और इनमें भी रूलर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसा कि हमने साउथ इंडिया में देखा था कि जो टेम्पल्स हैं बनाए जा रहे हैं जो रूलर्स के द्वारा, ये एक एक्टिव सपोर्ट को दिखाता है उनका कि किस तरीके से वो जो भक्ति सेंट्स हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं बढ़ चढ़ के। जैसे आपको याद होगा, चोला रूलर्स पर हमने डिस्कशन किया, काफ़ी सारे शिवा टेम्पल्स जो नैनार भक्ति सेंट्स के सपोर्ट में थे एक तरीके से, वो बनाए गए। कुछ हिस्टोरियंस ने ये बताया है कि नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला टाइम पीरियड था, इनमें काफ़ी सारे राजपूत स्टेट्स इमर्ज करते हैं और इन ज़्यादातर स्टेट्स में ब्राह्मण्स को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती है और कोई बहुत ही खास अटेम्प्ट नहीं देखने को मिलता इनके पोजीशन को चैलेंज करने का। इसी टाइम पीरियड में बाकी जो रिलीजियस लीडर्स हैं जिनका ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में फंक्शन नहीं है, उन्हें ज़्यादा प्रमुखता दी जाने लगी। जैसे अगर हम बात करें नाथ की, जोगीज़ की और सिद्धाज की, तो ये शामिल हैं मुख्य तौर पे। और बहुत सारे जो ये ग्रुप्स हैं, ये आर्टिसनल ग्रुप्स हैं जिनमें वीवर्स शामिल हैं, जो इसलिए भी इम्पोर्टेंस हासिल करने लगे बिकॉज क्राफ्ट प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाने लगा। और जो आर्टिसनल प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी बिकॉज न्यू अर्बन सेंटर्स इमर्ज करने लगे। ऑब्वियसली जब न्यू अर्बन सेंटर्स इमर्ज करेंगे तो जो आर्टिसनल वर्क की चीज़ें हैं, जैसे वीविंग हो गई या हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल जैसे घड़ा वगैरह हो गए, इन चीज़ों की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और ये ट्रेड को भी बढ़ाने में मदद किया। जैसे अगर हम सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया के ही बाकी पार्ट्स की बात करें तो इनमें जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, इस चीज़ को बढ़ाने में काफ़ी बड़ा योगदान निभाया गया इन कम्युनिटीज़ के द्वारा। अब ये जो न्यू रिलीजियस लीडर्स हैं, इनमें से बहुत सारे लीडर्स ने वेदों की अथॉरिटी पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया और ये इन भाषा का प्रयोग करते थे जिनसे बिल्कुल आम सामान्य जनता कनेक्ट कर सके। और ये सबसे प्रमुख वजह है भक्ति सूफी ट्रेडिशन के पॉपुलराइज होने की और आम जनमानस तक पहुंचने की, कि जो भाषा प्रयोग की जाती है वो बिल्कुल आम जनमानस की भाषा होती है। हालांकि इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी इन रिलीजियस लीडर्स को, लेकिन ये इन पोजीशन में नहीं थे कि रूलिंग एलिट के सपोर्ट को हासिल कर सकें। अब इन ट्रेडिशन में एक और नया एलिमेंट तब जुड़ जाता है जब जो टर्क्स हैं ये इनका आगमन होता है और जो दिल्ली सल्तनत है इनके साथ ये कल्मिनेट करते हैं। हम बात करें 13वीं सेंचुरी की, इनसे क्या होता है, ऑब्वियसली जब दिल्ली सल्तनत में एक स्ट्रॉन्ग टर्किश पावर सेंटर देखने को मिलेगा तो अन्य जो पावर ऑफ सेंटर है, जैसे अगर हम बहुत सारे राजपूत स्टेट्स की बात करें जिनमें ब्राह्मण्स एसोसिएटेड थे, इनकी पावर अंडरमाइन होती हुई दिखाई दी और इनसे काफ़ी इन चीज़ों के कारण बहुत सारा बदलाव देखने को मिला कल्चर और रिलीजन में, और इनसे सूफिज़म की भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट देखने को मिलता है इन डेवलपमेंट्स में। सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स कवर करते हैं और इसके बाद हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो की टर्म है वो है उलामा और ये अलीम का प्लूरल है। अलीम का मतलब होता है समवन हु नोज, यानी ज्ञाता को कहते हैं, और ये स्कॉलर्स होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रिजर्वर है ट्रेडिशन के। बहुत सारे रिलीजियस, जुरिडिकल और टीचिंग जो फंक्शन है ये इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ हम बात करेंगे न्यू स्टैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। अब इसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी जो जनता है और जो रूलर है इनके फेथ किस रूप में देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमें पता है 711-12 ईस्वी में अरब जनरल मोहम्मद कासिम कनकर्ड करते हैं सिंध को और इस तरीके से ये खलीफ डोमेन का पार्ट बन जाता है। और बाद में 13वीं सेंचुरी में जो टर्क और अफगान है ये दिल्ली सल्तनत में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। और इसके बाद जैसा कि हमें पता है दिल्ली सल्तनत के बारे में, और इस तरीके से इस्लाम एक एक्नॉलेज रिलीजन बन जाता है सेवरल एरियाज़ में। और इसके बाद मुगल एम्पायर तक इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है जिनकी 16वीं सेंचुरी में, और बहुत सारे रीजनल स्टेट्स में भी
भी, जो अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल स्टेट्स उभर करके आते हैं 18th सेंचुरी के आसपास। ये कौन कौन से रीजनल स्टेट्स हैं 18th सेंचुरी में, ये हमने 8th क्लास के एनसीईआरटी में कंप्लीट डिस्कस किया है। आपको ध्यान होगा अगर आपने मेरे 6, 7, 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री वीडियोज़ को देखा है। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो मुस्लिम रूलर्स को गाइड किया जाता था उलमा के द्वारा, जो एक्सपेक्टेड होते थे कि वो रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल करें सरिया के अकॉर्डिंग। और क्लियरली जो सिचुएशन है ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड थी, बिकॉज बहुत सारी जो पॉपुलेशन है डिड नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम। और इस कंटेक्स्ट में ये जो कैटेगरी है जिमी की, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। जिमी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड। तो ये जो जिमीज़ हैं ये एक टैक्स पे करते हैं जिन्हें जजिया टैक्स कहा जाता था, और इस तरीके से राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स। तो जनरली जो रूलर्स हैं ये एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी को अपनाते थे अपने सब्जेक्ट्स के साथ। और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे रूलर्स हैं, खास करके हम मुगल रूलर्स की बात कर रहे हैं, ये लैंड एंडोमेंट यानी लैंड ग्रांट्स भी देते थे और काफ़ी सारा टैक्स एग्जेम्पशन भी देते थे टू हिंदू, जैन, जोरिस्ट्रियन, क्रिश्चियन एंड जीविश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जब ग्रांट्स की बात आएगी तो बहुत सारे मुगल रूलर्स का नाम आएगा, जैसे अकबर, औरंगजेब। तो देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, चर्च इन खंभात, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और बॉक्सेज और सोर्सेज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक तरीके का अकबर के द्वारा जारी किया गया फरमान है 1598 में। अब ये क्या बताते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अकबर ने फरमान जारी करके जो होली सोसाइटी ऑफ जीसस हैं इनके फादर्स को एक तरीके से अपना सपोर्ट दिखाया है कि वो खंभात में चर्च ओपन कर सकते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ द एम्पेरर शुड बी ओबेड इन एवरी वे। अब जिन्होंने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी है या पढ़ी भी है तो बहुत अच्छे से सोर्सेज वगैरह कवर नहीं किए, वो ऐसे क्वेश्चन देख करके एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं। बट ये होते हैं एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर सवाल, और अगर आप एनसीईआरटीज़ में सही तरीके से पढ़ेंगे यानी सोर्सेज, बॉक्सेस, इन चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं, जो कि मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए मुश्किल रहेगा। तो ये क्वेश्चन CDS 2021 का है। अकबर इशूड अ फरमान इन 1598 परमिटिंग इन द सिटी ऑफ खंभात, गुजरात, द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो हमें पता है कि अकबर ने फरमान जारी करके 1598 में परमिट किया कि खंभात में चर्च बिल्ड करने की अनुमति दी जाए। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो ये चीज़ मैंने PDF में हाईलाइट कर दी है और PDF में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। कुछ टाइम के बाद आप रिवीजन कर लें PDF से, या फिर आप वीडियोज़ को भी दोबारा देख सकते हैं। ना देखिए एक और सोर्स कवर करते हैं, इससे सवाल नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है, रेवरेंस फॉर द जोगी। और ये जो लेटर है ये लिखा गया औरंगजेब के द्वारा, किनको, तो एक जोगी को 1661-62 में। और अगेन उसी तरीके की बातें हैं कि काफ़ी सारा इन्होंने अपना सम्मान प्रदर्शित किया है जोगी के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आपसे अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा जा सकता है कि किनके किस मुगल रूलर के द्वारा लिखा गया जोगी को लेटर, और थोड़ा इसका कुछ पार्ट दे दिया जाए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ हम बात करेंगे द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो जो डेवलपमेंट है आफ्टर द कमिंग ऑफ इस्लाम, ये केवल रूलिंग एलिट तक ही कन्फाइंड नहीं थे, और ये अलग अलग क्षेत्रों में परमिएट करते हैं थ्रू द सब कॉन्टिनेंट। और सोशल डिफरेंट सोशल स्टेटस जैसे पीजेंट, आर्टिशन और वॉरियर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, हर सोशल ग्रुप के लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं। ऑल दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द 5 पिलर्स ऑफ द फेथ, दैट देयर इज़ वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफेट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर, दैट इज शहजादा, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times a day, और गिविंग आर्म्स यानी जक़ात, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान एंड परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का। हालांकि ये जो यूनिवर्सल फीचर्स हैं इनमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ भी देखने को मिली जब बात आई इन प्रैक्टिस की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि जो खोजाज हैं ये एक ब्रांच है इस्माइलीज़ की, जो कि एक सिया सेक्ट है। इन्होंने डेवलप किया न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे इन्होंने आइडियाज़ को डिसेमिनेट किया, डिराइव फ्रॉम द कुरान थ्रू द इंजीनस लिटरेरी जेंस। और इनमें क्या है, तो गिना शामिल है, जो कि संस्कृत वर्ड ज्ञान से डेवलप है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट पोएम है पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में, तो अलग अलग भाषाओं में, इन डेवलपमेंट पोएम्स में भी स्पेशल राग में जो कि गाए जाते हैं इनको इंक्लूड किया गया। इसी तरीके से अरब मुस्लिम टेलर्स की बात करें जो सेटल डाउन करते हैं मालाबार कोस्ट में, इन्होंने जो लोकल लैंग्वेज है मलयालम इसे अडॉप्ट किया, और लोकल कस्टम जैसे मैट्रिलिनी और मैट्री लोकल रेजिडेंस को भी इनके द्वारा अपनाया गया। तो एक तरीके से यूनिवर्सल फेथ में कॉम्प्लेक्स ब्लेंड देखने को मिलता है, और जो लोकल ट्रेडिशन है उनके साथ भी अमलगमेशन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से हाल ही में CDS में क्वेश्चन पूछा गया है, नेम फॉर कम्युनिटीज़।
तो जो हिंदू और मुस्लिम हैं, ये जो टर्म्स हैं इन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जिस तरीके से ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ के पर आधारित हैं। लेकिन ये जो टर्म है ये काफ़ी लंबे समय तक प्रचलन में नहीं थे। हिस्टोरियंस ने जब संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन को स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि 8th से 14th सेंचुरी के बीच जो टर्म है मुसलमान या मुस्लिम, ये यूज ही नहीं किया गया वर्चुअली, और इंस्टेड जो लोगों ने ओकेजनली आइडेंटिफाई किया इन टर्म्स ऑफ रीजन, यानी लोग किस क्षेत्र से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो टर्किश रूलर्स हैं इन्हें तुरुस्का कहा गया, और जो ताजिकिस्तान से लोग आए उन्हें ताजिका कहा गया, और जो पर्सिया के लोग थे इन्हें परिसिका कहा गया। और जो समटाइम्स जो टर्म यूज़ किए गए हैं बाकी लोगों के लिए, ये न्यू माइग्रेंट्स के लिए भी अप्लाई कर लिए गए। जैसे टर्क्स और अफगान्स की बात करें तो इन्हें सकाज के रूप में रेफ़र किया, और यवनाज के रूप में। तो यवना जैसा कि हमने पढ़ा है, ये यवन कहा जाता था, और यवन प्रिय भी एक टर्म है, आपने सुना होगा अगर आपने सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है तो, बिकॉज ये सिविल सर्विसेज में पूछा भी गया है। तो ग्रीक्स के लिए टर्म यूज़ किया जाता था यवन। ध्यान रखिएगा, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। 8th से 14th सेंचुरी के बीच संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते थे टू डिनोट मुस्लिम्स, और यहाँ पे हैं तुरुस्का, ताजिका, परसिका और कार्दमक। ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ऑप्शंस ये आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4, 2, 3 एंड 4 और 1, 3 एंड 4। सो जैसा कि अभी हमने कवर किया, तुरुस्का, ताजिका और परिसिका, ये 3 टर्म्स थे। कार्दमक नहीं थी, कार्दमक तो एक रूलिंग डायनेस्टी थी इनफैक्ट। सो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया है। तो ऐसे जब कठिन सवाल आते हैं बीच बीच से, तो इसके लिए आपको वही तरीका अपनाना है। जब आप NCERTs पढ़ें तो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, हालांकि अभी तो आप अगर लेक्चर्स देख रहे हैं ऑब्वियसली आप PDF से रिवाइज करेंगे, तो PDF में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ही दूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप एटलीस्ट एक कीवर्ड, इंपॉर्टेंट सोर्सेज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलें। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिलहाल ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए एक और जनरल टर्म यूज किया जाता था, और वो टर्म था मलेक्सा। और ये बेसिकली जो मलेक्सा है इसका मतलब था कि जो कास्ट सोसाइटी है इनके नॉर्म्स को इनके द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, और जो संस्कृत से डिराइव्ड लैंग्वेजेस हैं इनके द्वारा नहीं यूज किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये मलेक्सा वर्ड है। और हाँ देखिए, ये जो टर्म्स हैं, चाहे हम बात कर लें यवन की या मलेक्सा की, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी पहले सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं। और ये जो टर्म्स हैं ऑब्वियसली एक तरीके से डेरोगेटरी कोनोटेशन रखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन UPSC में तो कम चांसेस हैं पूछे जाने के, बट स्टेट PSCs वगैरह में काफ़ी चांसेस हैं। शाह हमदान मस्क श्रीनगर में जो है ये झेलम नदी के तट पर है, और जेवेल इन द क्राउन के रूप में रिगार्ड किया जाता है इसे। और सबसे खास बात इसमें यह है कि कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है, 1395 में बिल्ड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक की टर्म हम कवर करने वाले हैं, सूफीज़म एंड तसव्वुफ। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो देखिए जो वर्ड है सूफीज़म, ये एक इंग्लिश वर्ड है। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, और 19th सेंचुरी में ये वर्ड कॉइन की गई है। तो जो वर्ड यूज़ किया गया सूफीज़म के लिए इस्लामिक टेक्स्ट में, वो वर्ड है तसव्वुफ। तो हिस्टोरियंस ने इन टर्म्स को अलग अलग मायने से समझा है। जैसे कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि जो सूफीज़म में वर्ड है सूफ, इसका मतलब वूल होता है, और एक तरीके से कोर्स वूलन क्लोथेज को दिखाया जाता है जो कि सूफीज़ वियर करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें सफ़ा से भी ये टर्म डिराइव्ड है जिसका मतलब प्योरिटी होता है, और या फिर सफ़ा से भी ये वर्ड डिराइव हो सकते हैं जो कि द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट्स मस्क, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ जो फॉलोअर्स हैं ये असेंबल होते हैं टू लर्न अबाउट द फेथ। सो इस चैप्टर में काफ़ी सारा कंटेंट है, और काफ़ी लंबा ये चैप्टर है, बट बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म के ऊपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में ही कवर करेंगे। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।